नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2026 में अभी इसका आंसर की दे दिया है, ठीक है। तो जो 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था इसका एग्ज़ाम ग्रुप डी का, तो हम लोग 27 नवंबर का आज जो 27 नवंबर के तीनों शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि टोटल हम लोग आज 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस का, ठीक है। और एक्यूरेट वही क्वेश्चन है जो आंसर की में आपको मिलेगा, सेम टू सेम है। यहाँ पे हम इसको लिख के इसलिए लाए हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है वीडियो में, क्योंकि एज इट इज़ उठा के डाल देना कॉपीराइट क्लेम का ये हिस्सा हो जाता है। इस कारण से हम इसको टाइप करके लिखे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था साइंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दे रखा है। क्या क्या था? वर्क डन कैन ओनली बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्क डन होता क्या है। तो हम लोग को पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अब ये जो फोर्स वर्क डन जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक वर्क डन या तो जीरो हो सकता है, एक वर्क डन या तो पॉजिटिव हो सकता है, तीसरा या तो वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। या तो जीरो होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। अब किस कंडीशन में कौन सा होता है, इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से एक दीवार है, ठीक है। आप यहाँ पे हो और आप इसको धक्का दे रहे हो इस तरह से, यानी कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। इसको डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट दीवार है, आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन हम कर रहे हैं तो हम फोर्स तो दे रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है, ये खिसक ही नहीं रहा है, तो ये पूरा फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन में जब हम फोर्स देते हैं और खिसकता नहीं है, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन आता है कि यहाँ पे एक बॉक्स है, यानी कि आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हो अपने घर में, जिस टेबल पे, ये एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को यहाँ से खिसका के आपको यहाँ ले आना है, ठीक है, इस टेबल को, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे हो, अब इसको इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो और टेबल है ईजी से ही खिसक जाएगा, ठीक है, ये आराम से खिसक के चलाएगा यहाँ पे। इस डायरेक्शन में आपके फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट में भी इसी डायरेक्शन में हो गया, यानी कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स दिया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, कुछ भी 5 फीट 10 फीट जितना भी आपको यहाँ से खिसका के लाना था आपने ले आया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा जो काम है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन मेरा हुआ ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। हम पॉजिटिव भी देख लिए। एक तीसरा कंडीशन आता है नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। इसके अलावा भी कंडीशन आता है, लेकिन वो कंडीशन आप लोग को 10th लेवल पे नहीं पढ़ना है, वो 11th और 12th पे चला जाता है, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन ये आपका काम में नहीं है अभी। तो अब एक तीसरा कंडीशन आता है कि यहाँ पे मान लो एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है। अब आप क्या कहें, एक रस्सी यहाँ पे बांध दिए और आप इस डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं, यानी कि फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ट्रक स्टार्ट हुआ और ट्रक जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पता चलेगा कि आपको कि ट्रक जो है आपको ही घसीटता हुआ ले जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि आपने फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स आप लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जा रहा है इस डायरेक्शन में, जाना था आपको इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि जिस ओर आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसको बोला जाता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क डन 3 तरह का होता है, हमने तीनों को समझा दिए, तीनों कंडीशन को समझा दिए। एक कंडीशन होता है, कई सारे और भी कंडीशन होता है, जैसे कि अब कुआं है तो कुआं इस तरह होता है, यहाँ पे एक लगा हुआ है इसका उठाने वाला पानी का लोहे वाला गड़गड़ी, ठीक है। ये यहाँ से आप जब पानी को इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाते हैं, रस्सी तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन होता है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये एंगल वाला, ये 11th 12th में चला जाता है, ये सब कंडीशन आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वर्क डन कैन ओनली बी नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। और इसका जो वर्क डन कैन ओनली बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं होता है। क्या होता है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थ्रू विच मेथड ऑफ सेल डिवीजन आर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स डिवाइडेड इंटू हैप्लॉयड गैमेट्स। यानी कि सेल डिवीजन के किस प्रोसेस में जो डिप्लॉयड होता है, ठीक है, यानी कि द्विगुणित जो होता है, द्विगुणित गुणसूत्र जो होता है ना, अगुणित यानी कि हैप्लॉयड गुणसूत्र में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो पूरा रहता है उसका आधा हो जाता है, ठीक है। और ये किस में होता है, नाम से पता चल रहा है आधा होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को ही हम लोग बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मियोसिस।
अच्छा, म्यूसिस जो होता है ये होता कहाँ, ये होता है गेमेट्स जर्म सेल में। जर्म सेल मतलब जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं, जर्म सेल होते हैं, उसमें क्या होता है क्रोमोस, जैसे कि मेल है और फीमेल है, तो मेल में 23 और फीमेल में 23 होता है, ये आधा आधा होता है। और जब बच्चा में आता है तो मेल के यहाँ पे इसका पूरा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। ये वाला जो हम समझाएं वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज। अब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग को पता होगा, तो 1/f होता है, 1 बाई फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो और इसको हम लोग हमेशा मीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो पावर बराबर 1/f होता है। हम लोग जब भी पावर का जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पावर इक्वल लिखते हैं 1/f, यानी कि पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो ये बोला यहाँ पे द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल बन 1/f जिसको हो जाता है रेसिप्रोकल, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है ये, क्या बोलता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि ऑफ मीटर। तो पावर जो होता है, पावर जो होता है ये 1/f होता है, यानी कि पावर जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। विच व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स राइज्ड इनटू इज ड्यू टू। बोला गया है कि जो रेज्ड होता है, मैंने यानी कि जो जैसे कि एक कोई लिखा हुआ कोई भी पेपर है, अब उसके ऊपर में हम एक मोटा जो है ग्लास स्लैब को रख देते हैं, तो क्या होता है ना कि जो लिखा हुआ होता है वो प्रिंटेड जो होता है वो उभरा हुआ नजर आता है और मोटा नजर आता है, यानी बड़ा बड़ा नजर आता है। ये प्रकाश के किस घटना के कारण होता है, तो आप लोग को पता होगा कि यह जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण होता है। और प्रकाश के अपवर्तनांक का कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया है, इसको जितना भी एग्जाम्पल है आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। जैसे कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल, जब पानी में कोई पेंसिल को डूबा हुआ रहता है, ठीक है, पानी में एक पेंसिल डूबा हुआ, तो ये दिखेगा कि ये इस तरह से नहीं दिखता है, ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ दिखता है। रीजन क्या होता है, अपवर्तनांक के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। इसी तरह से तारों का टिमटिमाना, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। पानी में सिक्का अपने वास्तविक गहराई जितना सा रहता है उसे उठा हुआ नजर आता है। इसी तरह से स्विमिंग पूल की जो गहराई होता है वो भी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। एक होता है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जिसको मिराज कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान में जब आप लोग देखते हो तो पानी का भ्रम पैदा कर देता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे होता है, तो इतना है इंपॉर्टेंट, ये सब आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ in a circular path at constant speed in a classical example is a classical example of uniform circular motion. What property of this motion prevent its acceleration from being zero? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि एक सैटेलाइट है जो कि एक ग्रह के या मान लेते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग आइडियल सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब कौन सा ऐसा कंडीशन है इसमें जो कि इसके एक्सेलरेशन को जीरो होने से रोकता है, यानी कि एक्सेलरेशन कभी भी इसका जीरो नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, डीपली पूछा गया था 10th लेवल के लिए, ये डीपली है, ठीक है। ये जो डीपली पढ़ा होगा ये बता आराम से कर दें, मतलब कर सकता था इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर। तो देखिए क्या होता है जब कोई एक वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हर एक पॉइंट पे इसका जो है ना डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इसका वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पीड तो कांस्टेंट रहता है बट इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और यहाँ पे हर एक चीज़ में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज होता है हो जा रहा है तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, अब इसका ऑप्शन से ही पता चलेगा क्या पूछा गया था। देखिए द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड नेसेसरली एक्सेलरेशन, ये क्या पूछ दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट मीनिंग द वेलोसिटी इज चेंज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कंटिन्यूसली एट मीन्स एवरी पॉइंट में, इसका मतलब ये है कि इसका जो वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोला गया अस्थमा जो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के किस भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम लोग श्वसन तंत्र जो होता है उसमें कई सारे ट्यूब होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब फिर ब्रांचेज हो जाता है इस तरह से, ठीक है, फिर ये अलग जाके फिर ब्रांच होता है, ठीक है। जो पहले आता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, उसका जो चेंज होते रहता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से टूटते रहता है। तो ये जो मान लेते हैं कि इस तरह से पाइप है, ठीक है, एयर जिसमें जा रहा है, तो ये अस्थमा जो होता है, अस्थमा में क्या होता है कि इसका जो इनर जो लेयर होता है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, इधर से भी स्वेलिंग आया, तो इसका देखिए गैप अब कम हो गया, और गैप कम होने के बाद ये जो स्वेलिंग होता है इससे तो म्यूकस जमा होते रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब म्यूकस जब जमा होगा तो एयर आने में और जाने में दिक्कत करता है। इसी को नहीं देखते, अस्थमा का अटैक आता है तो उसको फिर वो पाइप से मारना पड़ता है, ठीक है, छोटा सा इस तरह से पाइप रहता है, ठीक है। तो ये यही कारण से होता है, ठीक है। इसके इनर जो होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग आ जाता है,
और ये किस में होता है? अस्थमा में। और इसका जो इफेक्ट किसको करता है? ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई को, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी बताएं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि एक कंटिन्यूस स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं दे रखा है, यहाँ पे पूछा गया दे रखा है आपको ए ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक। अब ट्रेन एक ट्रैक में जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसी तरह से कार भी एक्सेलरेट होता है एक वे में तो रास्ता में, तो एक सीधे रास्ता में। ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अब एक किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। ए फैन ब्लेड रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, जब एक फैन पंखे का जो ब्लेड होता है इस तरह से 3 ब्लेड 4 ब्लेड जितना भी होता है इस तरह हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है तो एक किस में जाएगा? एक सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक है। और इसी को अब यही एग्जांपल हो जाता है करेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसका एग्जांपल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डीएनए कॉपीज। देखिए अब इसको समझते जरा। बोला गया है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्यों डीएनए को कॉपी कर देता है। देखना, मान ला आप हो यहाँ पे, आप पढ़े लिखे, नौकरी हो गया, आप किसी दिन फॉरेन चले गए, विदेश में चले गए। अब विदेश में वहाँ पे एक लड़की से आपको प्यार मोहब्बत हो गया तो ये विदेशी गुण इसमें है, आप में है देसी गुण, ठीक है। अब जब प्यार हो गया, शादी वादी कर लिए, बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो आपके स्पर्म के थ्रू आपका गुण जाएगा, इसका एग के थ्रू इसका गुण आएगा। और जब फर्टिलाइज होगा और जब बनेगा बच्चा तो आपका भी गुण और इसका भी गुण, दोनों का गुण कॉपी होकर कहाँ पे आ जाएगा? बच्चे में आ जाएगा। और ये करता कौन है? तो ये करता है किसमें? फॉर ब्लड सर्कुलेशन, फॉर डाइजेशन, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी कि गुणों के वंशानुक्रम के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है डीएनए कॉपी। क्यों होता है? क्योंकि जो माँ का गुण और बाप का गुण कॉपी करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, ठीक है, यही वाला पूछा गया, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन नेप्थलीन बॉल इज बर्न्ड इन अ मेटल प्लेट इन ओपन स्पेस, ठीक है, यानी कि खुले हवा में जलाया जाता है जब नेप्थलीन बॉल को, तो क्या होता है? तो इट बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, नहीं गलत है, इट बर्न विथ अ येलो फ्लेम विथ नो डिपोजिशन, नहीं ये भी गलत है, नो डिपोजिशन नहीं होगा, इसमें एक ब्लैक सूट तैयार होता है, ठीक है। इट बर्न विथ अ येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूट डिपोजिशन ऑन द मेटल प्लेट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम लोग नेप्थलीन बॉल को मेटल प्लेट में जलाएंगे तो यह बर्न होगा, किस? येलो फ्लेम में जलेगा, ठीक है। और जब ये जल के खत्म हो जाएगा तो काला काली जिसको बोलते हैं वो जमा हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, किस प्रोसेस के द्वारा? जब अलगी को न्यूट्रिएंट और अवेलेबल वाटर और न्यूट्रिएंट मिल जाएगा यानी कि अलगी के लिए एक परफेक्ट कंडीशन है ग्रो करने के लिए, तो बोला गया अलगी का रैपिडली जो ग्रो होता है वो किस कारण से होता है, किस मतलब और तरीके से होता है? तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के कारण। हम कई बार बताए हैं आप लोग, अलगी में फ्रेगमेंटेशन होता है, ये होता है खंडन के द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खंडन के द्वारा हो। नेक्स्ट है, ए कॉइल हैज़ ए रेसिस्टेंस माफ कीजिएगा, ए कॉइल हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 44 ओम इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट हैपन द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉइल। तो पूछा गया है कि एक 44 ओम का एक रेसिस्टेंस है, उसमें 220 वोल्ट का एक सप्लाई लगा हुआ कुछ, ठीक है। तो पावर कंज्यूम कितना होगा ये बताना है। तो आप लोग को पता होगा, तो पावर बराबर एकदम फॉर्मूला बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो पावर बराबर होता है v² r होता है। अब v का स्क्वायर यानी कि 220 × 220, तो यहाँ पे 220, इसको अलग से लिखते हैं, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 और डिवाइडेड बाय v² r होता है। r कितना मेरे पास दे रखा है? 44 दे रखा है। 22 से इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 होगा, 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10। अब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, तो 5 दूनी 10 का 0 और 5 दूनी 10 और 11, तो 11 और 2 का 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1100 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर कितना आ जाएगा? 1100 वाट। फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर होता है v² r। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कल्चरल फिशर। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कल्चरल मत्स्य, अच्छा कल्चरल मत्स्य होता क्या? जो मत्स्य पालन करता है, मछली को जो पालन करता है, फार्मिंग करता है, ऐसा नहीं कि कोई तालाब है, तालाब में मछली छोड़ दिया है, उसका खुद का एक अलग से तालाब बनाया जाता है छोटा छोटा, जिसमें मछली को पालन किया जाता है, इसी को बोला जाता है कल्चरल फिशर, ठीक है। इसका पूछा गया था कौन सा होगा? तो फार्मिंग ऑफ द फिशिंग, ठीक है, जो मछली को पालन किया जाता है, बाकी सब नहीं होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज डिपेंड्स माफ कीजिएगा, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इफ इट फॉल फॉर 3 सेकेंड
एंड जी का मान यानी कि ग्रेविटेशनल कौन मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक बॉल है जो फ्री फॉल हो रहा है कितना 3 सेकंड तक के लिए, ठीक है 3 सेकंड के 3 टाइम बराबर दे रखा है, 3 सेकंड के लिए गिराया जा रहा है, ठीक है। जी का मान आपको दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी बराबर क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। यू का यहाँ मान दे रखा है, यू बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। आप देखो तो कौन सा कंडीशन लग रहा है, तो हम लोग पता है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है भी बराबर होता है यू प्लस, क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है तो 80 होता है, इसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है भी बराबर यू प्लस 80, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल का कंडीशन आ रहा है तो यहाँ पे ए की जगह पे एक्सेलरेशन जी बन जाता है, ठीक है। तो भी बराबर यू प्लस जी टी इसका हो जाएगा सही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लिख लेना। अब देखो भी बराबर यू का मान मेरा कितना दे रखा है 0, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा जी इंटू टी। जी का मान दे रखा है हमको 10, टी का मान दे रखा है 3, 10 या 30, एकदम इसको ना पेंसिल तो उठाना ही नहीं था, ऐसे मानना था आपको, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका वेलोसिटी, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेना। व्हाट हैपन व्हेन अ जिंक रोड इज प्लेस्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट पे जब हम लोग जिंक रोड को रखते हैं, और इसको क्या बोला जाता है आप लोग बताइए, इसको बोला जाता है नीला थोथा। क्या करेगा जिंक का जो होता है ना, जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होता है, ये यहाँ आएगा, इसको मार पीट के भगा देगा और क्या बना देगा, इसको ठीक से लिख देते हैं CuSO4 प्लस Zn, ये जब रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखो क्या पूछा गया है, इसका ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, बिल्कुल जो ब्लू कलर जो नीला होता है वो फेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली जिंक सल्फेट बना दे रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ देख लेना एक बार। द फ्रैक्शनल माफ कीजिए, द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है, द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसके कारण होता है, अच्छा क्लोरीन दो तरह, क्लोरीन का जो समस्थानिक होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है, और ये किस में होगा आइसोटोप के कारण होता है, ठीक है, इसमें समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। इसमें मास नंबर जो होता है चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज होता है, ठीक है। अब देख लो क्लोरीन का जो होता है, मेन हमको बताने का पर्पस ये था, ये तो आप लोग सबको कर दिए होंगे, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35.5, ये भी आप लोग सबको जानते होंगे, ठीक है। इसकी प्रकृति में पाए जाने वाले समस्थानिकों के कारण होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछा है आपकी बार, ये रिपीट जो आपकी बार एग्जाम हो रहा होगा ग्रुप डी का, ये जरूर पूछेगा। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दोनों में क्लोरीन का 35.5 मास नंबर एटॉमिक मास होगा, ठीक है, जिस कारण से इसका समस्थानिक जो है बराबर होता है। ये समस्थानिक लगभग 3:1 के अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी कि क्लोरीन 35 जो होता है 75% होता है और क्लोरीन 37 जो होता है वो 25% होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन, ठीक है, कंटेन नहीं करता है ऑक्सीजन, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो ऑक्सीजन नहीं कंटेन करता है उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। यानी कि जब कोई एल्केन ग्रुप में, ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें हेलोजन ग्रुप आके लग जाता है तो इसको बोला जाता है हेलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी के बारे में यहाँ पे लिखाया गया है कि हेलो एल्केन में कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन परमाणु होते हैं। इसका सामान्य सूत्र RX होता है, यानी कि R होता है एल्केन ग्रुप और X हो जाता है तुम्हारा हेलोजन ग्रुप, ठीक है। ये कई बार पूछता है, ठीक है, हेलो एल्केन का, तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होता और इसका हो जाएगा हेलो एल्केन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मिसल्स इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ यानी कि सोप, ठीक है। जब हम लोग साबुन से गंदे कपड़े को धोते हैं तो मिसल्स का मुख्य रोल क्या होता है, तो मिसल्स क्या होता है ना, जो भी गंदगी होता है, मान लें कपड़ा में यहाँ पे गंदगी है तो इसके चारों ओर मिसल्स बना लेता है, यानी कि इसको ट्रैप कर देता है और फिर इस गंदगी को साफ करता है। ए ट्रैप एंड रिवॉल्व ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैप बना लेता है मिसल्स। बीच पोल्ट्री आर बर्ड्स फार्म टू प्रोड्यूस एग, पूछा गया है कि अंडा उत्पादन जो होता है पोल्ट्री के किस पोल्ट्री पक्षियों में पालन को दर्शाता है, तो किस में दर्शाता है ये पूछा गया है। तो ये जो है ना पूछा गया आपसे कि ये जो किस टाइप का जो मुर्गियाँ होती है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए किस प्रकार के पोल्ट्री पक्षियों का पालन किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार का, तो मुर्गी तो कभी दूध देगा नहीं, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। कॉमन कॉप, लेयर्स और ब्लोयर्स, देखिए तो मुर्गी उत्पादन जो करता है ना, जिसको मुख्य लक्ष्य होता है 2 तरह के, एक तो या तो अंडा हम लोग प्राप्त करते हैं या तो मांस प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को
सिर्फ अंडा उत्पादन करना है। लेयर्स एक प्रकार होता है, मुर्गियों का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स। ये मुर्गियाँ वैसे मुर्गियाँ होता है जो सिर्फ अंडा उत्पादन के लिए हम लोग पालते हैं, ठीक है। ये जो मुर्गियाँ होता है ये 18 से 20 यानी कि लगभग 5 4 25 20 5 यानी कि 5 महीने के अंदर में ये अंडा देना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अंडा देता है, ठीक है, इसलिए इसका पालन हम लोग करते हैं। एक होता है ब्रॉयल्स, ये क्या करता है, इसको सिर्फ हम लोग मांस के लिए पालन करते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है, ये लगभग 1 से 1.5 महीना में खाने योग्य हो जाता है, 1 से 1.5 केजी का हो जाता है। ब्रॉयल्स वही होता है जो व्हाइट कलर का आप लोग देखते हैं पोल्ट्री के लिए हम लोग जो मुर्गा को मांस कटवाने के लिए जाता है, यही वाला होता है, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉयल्स। और यहाँ पे लेकिन पूछा गया कि अंडा उत्पादन के लिए, तो अंडा उत्पादन के क्या हो जाएगा, लेयर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट दे रखा था, 2 स्टेटमेंट है, क्या क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज। बिल्कुल, पोटेंशियल जो डिफरेंट होता है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसी को हम लोग वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। 1 वोल्ट 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है, ये गलत है। 1 न्यूटन पर कूलम ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ना कि वोल्टेज का होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहाँ गया, 1 2 2 1, इसका हो जाएगा डी नंबर का, यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, यानी कि एफ का वैल्यू दे रखा है हमको कितना, 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 1 वेव। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, आप लोग को पता होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t। अब यहाँ पे रख दो, तो फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है 50 बराबर 1/टाइम, तो टाइम को इधर ले आते हैं, फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाते हैं, तो अब हमको मेरे पास क्या, तो टाइम बराबर हो जाएगा 1/50। अब 1 से देखो 50 को 1 नहीं काट पाएगा, ठीक है, मतलब 50 जो 1 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब फिर से अगर काटेंगे तो फिर हमको पॉइंट डालना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं, फिर एक हम 0 डालते हैं यहाँ पे, तो फिर एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 50 2 100, 2 बार में कट गया, यानी कि 0.02 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काट पीट कर लेना, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जाम्पल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल का, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल। अब देखिए इसको चारों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका समझ में आएगा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है बेस्ट, एलिमेंट आर ऑलवेज फाउंड इन रैंडम रेशियो, रैंडम रेशियो में नहीं होता है। एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल में क्या डिवाइड करेगा भाई, ये कोई सेल डिवीजन थोड़े, या फिर ये थोड़े हो रहा कोई डिवीजन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास का हो जाएगा। बचा कौन सा, डी नंबर का। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द मास, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, डी। आप लोग अगर ये पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप लोग देख के आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन, एक मिनट, विच ऑफ द नॉट पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, सही, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। अब हम बताए थे आप लोग को कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय मास भी होता है, और मास बाय वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम बाय मास नहीं होता है, ठीक है। इससे हम लोग ना विलियम की सांद्रता को व्यक्त नहीं कर सकते। क्या क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय मास भी होगा, और मास बाय वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम बाय मास नहीं होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लांट के टिश्यू में करता है, जिसमें क्लोरोफिल होगा, और जहाँ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल क्या होता है, एक वर्णक होता है, ठीक है, जो हरे कलर का होता है, और जो जिसमें होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन क्लोरोफिल कहीं दिया नहीं, दिया क्या है, क्लोरेन कामा है, स्क्लेरन कामा है, जाइलम है और फ्लोएम है। अब बताइए, अब जो पढ़ा होगा इसको बढ़िया से डिटेल से, वही अब करके आया होगा, तो इसमें से जो क्लोरीन कायमा होता है इसमें क्लोरोफिल होता है, बाकी सब तीनों में क्लोरोफिल नहीं होता। अगर इसमें क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण भी इसी में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग वेरिएशन ऑफ स्पीसीज। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया प्रजातियों की विविधता लाने के लिए होता है। हम अभी बताए थे कि माँ में अलग गुण होता है, बाप में अलग गुण होता है, और जब माँ और बाप अलग अलग होते हैं, एक ही शरीर में माँ बाप नहीं होता है, ठीक है, माँ और बाप अलग अलग शरीर में होता है, अलग अलग शरीर में इसका गुण होता है। तो इस कंडीशन में जब इसका मिलता है और इससे जो नया जो बेबी जन्म लेता है तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जब माँ और बाप अलग अलग होता है तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब देखो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से एक्सट्रैक्ट कौन वाला करते हैं, तो हम कई बार बताएं कि आप लोग को ना रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड सबसे नीचे में आता है, ठीक है, पोटासियम ऊपर में आता है, सोडियम भी ऊपर में आता है, आयरन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये मिडिल में आता है, ठीक है। अब देख लो पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज लिखे, आप लोग को ना तो ये करना है, एक मिनट सॉरी, आप लोग को ना तो ये करना है, ना तो ये करना है, ना तो ये करना है, एक एक बार देख लेना, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को सिर्फ करना है ये दोनों, ठीक है। पोटासियम क्या है, सोडियम, ये सब अलग में आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग किसी के पास समय है तो कर लेना, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे कभी, तो सबसे ऊपर में होता है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, इस तरह से ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे ज़्यादा होता है पोटासियम का, उससे कम होता है सोडियम का रिएक्टिविटी, उससे कम होता है कैल्शियम का, उससे कम होता है मैग्नीशियम का, उससे कम होता है एल्यूमिनियम का, फिर उससे कम कार्बन का, फिर होता है जिंक का, फिर होता है आयरन का। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रिएक्टिविटी चलते रहता है, ठीक है। और इस तरह से देखो सबसे नीचे में, यहाँ पे सबसे नीचे में प्लेटिनम का होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर में गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड दिया गया था। और आयरन देखो, आयरन कहीं पे बीच पे होगा, इधर आयरन जो है ना यहाँ पे कहीं पे बीच में दिया होगा, कहाँ गया आयरन, आयरन देखो यहाँ पे, ठीक है, आयरन कहीं पे बीच में है, तो ये बीच में है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया था कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये पूरा कर लेना। चलिए यहाँ तक हो गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 27 नवंबर को जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से आ जा रहा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। फिर से यहाँ से 25 क्वेश्चन होगा सेकंड शिफ्ट का। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेल वॉल इन द ऑर्गेनिज्म। तो सेल वॉल जो होता है सबसे पहले तो प्लांट में होगा, आप लोगों को पता होगा, जिसको पता होगा ये यहीं से छटनी कर दिया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो पशु जहाँ जहाँ यहाँ देखो पशु है, ये तो 1 नंबर को पादप, पादप ये 2 नंबर का, 4 नंबर का, यानी कि आपको ये बी या तो फिर सी में ही होगा, ठीक है। अब बी और सी को जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल जो बहुत टफेस्ट होता है, इस कारण से प्लांट में उसको आउटसाइड होता है। सबसे पहले होता है सेल वॉल, जब सेल है, कोई प्लांट सेल देखोगे तो सबसे पहले जो लेयर होता है वो होता है सेल वॉल का, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में होता है, ठीक है। इसका सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ्ड, इट रिप्रेजेंट इट्स रेसिस्टेंस विल बिकम। अगर हम लोग किसी भी लेंथ जो होता है वायर का उसको डबल कर दे रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। रो कहते हैं काम नहीं है। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, वायर इज डबल्ड, लेंथ को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको हाफ कर दे रहे, आधा कर दे रहे, ये उठ के इधर आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पूछा गया है कि इसका रेसिस्टेंस विल भी 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4, 4 टाइम, माफ कीजिएगा यहाँ पे 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। चलिए नेक्स्ट है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इज नोन एज। अब मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, पूछा गया किसी वस्तु का अल्प समय के लिए जब लगता है तो क्या होता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट टू इंक्रीज द चेंज इन मोमेंटम। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना देखने में इजी लगता है लेकिन ये है नहीं। इसको देखिए क्या पूछा है, जब कोई अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ द शॉर्ट टाइम, ठीक है, जब कोई फोर्स हम लोग एक बॉडी में लगा रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो क्या होता है, मान लेते हैं आप लोग 4 दोस्त बैठे हैं, आराम से कुछ गप्पे वप्पे मार रहे हैं, एकदम शांति से सब कुछ गुजर रहा है, ठीक है। आप उठे और अपने इस दोस्त को एक चिपका दिए गाल में, ठीक है, सब कुछ शांति से चल रहा था, जैसे आप चिपकाए यहाँ का मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। यही बोला होता है कि जब शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ का मोमेंटम चेंज हो जाता है, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या होता है, मोमेंटम चेंज। अब इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत लड़का इसमें ना कंफ्यूज हो जाता है, इंक्रीज स्पीड ये सब में फंसना नहीं। अगर देख लेना कि यहाँ पे एक यहाँ का जो माहौल था 4 दोस्त का अच्छा से गुजर रहा था, जैसे आपने इसको मारा इसका मोमेंटम यहाँ का चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मोमेंटम। इसीलिए हम इसको बताएं रोक के कि आप लोग समझ में आ जाए। टू इंक्रीज द चेंज ऑफ मोमेंटम, इंपल्स इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पूछा गया 3 फैक्टर आपको यहाँ पे रखा है कि किस फैक्टर को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर का बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एक बोला गया कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में अलग होता है, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर जो होता है उसमें अलग होता है और कंडक्टर में अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कंडक्टर में, अगर हम लोग कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखिए अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। बट सेमी कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस इसका घटता है, ठीक है। ये अपोजिट हो जाता है, ये होता है कंडक्टर का, ये होता है सेमी कंडक्टर का कंडीशन। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हम लोग सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा कंडक्टर में, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर चालक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो भी रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन चालक की यहाँ पे देखो ना क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। तो रो का यहाँ पे कुछ दिया नहीं इसके मटेरियल के बारे में, एल। अगर लंबाई को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को जैसे बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, चालक की लंबाई और चालक का तापमान ये दोनों पे डिपेंड करता है, इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे और लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो 1 और 2 नंबर का होगा सिर्फ, सी नंबर में किस में देगा, बोथ ए एंड बी, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्गन का दे रखा है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो मास दोनों में 40-40 दे रखा है, और जहाँ भी मास नंबर सेम होता है क्या होता है, उसका जो होता है मास नंबर जैसे सेम होता है, यानी कि इसका याद रखने का हम लोग एक तरीका भी बताए थे, आइसोबार। ठीक है, बार को लिख दो भार, और हम लोग भार हमेशा ऊपर में रखते हैं। ठीक है, ऊपर में अगर भार है तो आइसोबार हो जाएगा, यानी कि आइसोबार हो जाएगा, संभारिक हो जाएगा। संभारिक हिंदी से तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर कभी हिंदी ना दे सिर्फ इंग्लिश दे दे तो आइसोबार, बार को भी भार में याद कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जहाँ पे मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार यानी कि संभारिक। ठीक है, इसका और यहीं पे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डे, बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ए हैवी वुडन ब्लॉक इज पुश्ड अक्रॉस ए रफ फ्लोर, द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। एट फर्स्ट द ब्लॉक डज नॉट मूव, देन एट अ सर्टेन फोर्स द ब्लॉक जस्ट बीइंग टू स्लाइड। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग पहले फोर्स लगाएं तो ब्लॉक मूव नहीं हुआ, जब हम लोग फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाएं तो ब्लॉक सडनली थोड़ा सा हिला। ठीक है, फाइनली व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, फाइनली जब और ज़्यादा फोर्स लगाए तो ब्लॉक स्लाइडिंग होने लगा, यानी कि वो बहुत तेज़ी से चलने लगा। इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्स सिचुएशन इन द 3 स्टेज। देखिए 3 स्टेज दिया है, अब इसको समझिए। एक ब्लॉक है, इसको हम धक्का मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पहले ये खिसका नहीं, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, खिसका नहीं। फिर से दूसरा बार जब हम धक्का दिए तो ये थोड़ा सा स्लाइटली हुआ, थोड़ा सा खिसका। अब जब फिर से हम धक्का दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली ये एक यूनिफॉर्म मोशन से चलने लगा। ठीक है, यही वाला यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, एक कंटिन्यूसली मोशन से चलने लगा। अब आपको इसका देखिए पूछा गया कि कौन सा कंडीशन सही होगा इसमें। ठीक है, पहला में पूछा गया स्टेज 1 में बैलेंस्ड फोर्स, बिल्कुल जब हम पहला कंडीशन में दे रहे हैं तो ये हिला ही नहीं, यानी कि बैलेंस्ड है। फिर जब दूसरा कंडीशन आता है, फिर से जब हम लोग फोर्स इसमें लगा रहे हैं तो अनबैलेंस्ड हो जा रहा है, यानी कि वो अपनी जगह से हिल गया तो अपनी जगह से हिला, यानी कि वो अनबैलेंस्ड हो गया, अपने जगह से खिसक गया। फिर तीसरा कंडीशन आ रहा है बैलेंस, ये भी सही है, यानी कि 1 नंबर का ही सही होगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूसली स्पीड से जा रहा है, कंटिन्यूसली स्पीड से जा रहा है, यानी एक समान गति से वो चल रहा है। जब एक समान गति से चल रहा है तो उसमें भी एक कांस्टेंट यानी कि बैलेंस्ड फोर्स उसमें रहता है, कांस्टेंट रहता है वो। तो पहला हो जाएगा बैलेंस्ड, फिर हो जाएगा अनबैलेंस्ड, फिर हो जाएगा बैलेंस्ड। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएगा इसमें, बस सिर्फ समझना था उसको पढ़ के। Which structure is used by pea plant to climb up other plant? ठीक है, जो मटर के पौधे होते हैं उस पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे कोई पेड़ पौधे पे उसको चढ़ने में मदद करता है। ठीक है, उसको चढ़ने में मदद करता है। सकर, तना यानी कि शूट, धावक यानी कि रनर, या फिर कुंडलिका यानी कि टेंड्राइल। ठीक है, तो देखो मटर का जो पौधा होता है इसमें एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग देखेंगे मटर का पौधा में ये इस तरह से ये पत्तियों को रूपांतरण होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब मटर का पौधा ये इसका मेन जो होता है तना टाइप का जो लता होता है ट्रां में, यहाँ से निकल गया और ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है। ये क्या करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है, खोजता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ इस पर अटकता है उसको पूरा पकड़ लेता है इस तरह से और उस डायरेक्शन में चढ़ने लगता है, पेड़ पौधा में इस तरह से चढ़ता है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है टेंड्राइल, कुंडलिका। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार। अकॉर्डिंग टू द न्यू आप कीजिएगा, according to the new Cartesian sign conversion, if a light ray travel from the object to the lens, the object is always placed such that, पूछा गया है कि न्यू कार्टिलेज संकेत परंपरा के अनुसार यदि प्रकाश किरण वस्तु से लेंस की ओर जाती है तो वस्तु को हमेशा इस प्रकार रखा जाना चाहिए। तो पूछा गया कि वस्तु को किस प्रकार रखना है, ये आपसे बताना है आपको। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं। देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द लेंस, बिल्कुल सही बोला गया है। ये देखिए जब भी कार्टिलेज फॉर्मूला में रखा जाता है तो हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा जाता है।
ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब तो होगा नहीं, एक इसका आंसर भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स द फैट सेल आर अरेंज्ड इनटू लोब्यूल्स बीच आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ, यानी कि पूछा गया कि जंतुओं में जो संयोजी ऊतक होता है, जो वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होते हैं, जो निम्नलिखित में से किसके पार्टीशन यानी कि विभाजन के कारण अलग होते हैं, किसके कारण अलग होते हैं? तो आपको पता होगा जो हम लोग के शरीर में जो होता है वो कोलेजन हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है, कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, और एक इलास्टिन फाइबर के थ्रू ये अलग होते हैं, पार्टीशन होते हैं दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो करेक्ट फीचर क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, सेलेक्ट करने बोला ना, इट कंबाइंस द डीएनए ऑफ टू पेरेंट, बिल्कुल दो पेरेंट के डीएनए से कंबाइन होता है ऑफ स्प्रिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का, यह संतति में दो अभिभावकों के डीएनए को संयोजित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए हाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सघन सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण एजेंट माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे जल को हटा देता है? तो यह जो होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ग्लूकोज से जल को हटा देता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का उष्म ऊर्जा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है? तो रासायनिक ऊर्जा का उष्म ऊर्जा में, तो खाना पकाना, पहले तो हम लोग इसमें हीट दे देते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा ऊर्जा किसी और ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसमें तो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा। लकड़ी का जलाना, जब लकड़ी जलती है तो फाइनली हम लोग क्या देता है? हम लोग को हीट देता है फाइनली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले रासायनिक ऊर्जा जो है वो चेंज होता है हीट एनर्जी में, और यही इसका सही जवाब है। और यहाँ पे पूछा कि रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होना, तो लकड़ी का जलना इसका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क से गैंग अवांछित पदार्थ को हटाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं गैंग और अयस्क के किस गुण के बीच के अंतर पर आधारित होता है? तो किस गुण के बीच के अंतर पर आधारित होता है ये आपसे बताना था। तो जब हम लोग गैंग से अयस्क को, मतलब जो अयस्क से जब गैंग मतलब जो अशुद्धियाँ होती है उसको हटाने के लिए उसके क्या केमिकल और फिजिकल दोनों गुणों पे डिपेंड करता है, रासायनिक और भौतिक दोनों गुणों पे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के एक मापन गुण को उसके एसआई मात्रक के साथ सही रूप से मिलाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचेज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विथ इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, पहले पूछा गया है कि दाब का न्यूटन, तो दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स इंटू जो पर्टिकुलर एरिया होता है उस पर। ठीक है, तो इसका होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो होगा नहीं। आयतन यानी कि घन सेंटीमीटर, आयतन का क्या होता है? घन सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम का, आयतन का घन सेंटीमीटर होता है, घन क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। घनत्व क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व क्या होता है? यानी कि डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है किलोग्राम पर घन मीटर होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तापमान को कैलोरी में हम लोग लिखते हैं? बिल्कुल नहीं, तापमान को हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। एसआई यूनिट पूछा गया, देख लीजिएगा, हम लोग फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फसलों के लिए जल उपलब्धता में सुधार हेतु सिंचाई की नई पहलों का भाग निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो नए पहलों के भाग निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? ड्रिप सिंचाई, खाद देने और रासायनिक छिड़काव, वर्षा जल संचयन और जलागम प्रबंधन। ठीक है, देखिए वर्षा का जल है उसको, उससे सिंचाई, और उस वर्षा के जल को रोक के रखने में जो होता है उसे फसलों के जल उपलब्धता में सुधार के लिए सिंचाई का अच्छा एक सर्वोत्तम नई पहल माना गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की वह विशेषताएं या फिर वह विशेषता जिसके कारण इसके बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक बनते हैं, यानी कि एक चेन बना लेता है। ठीक है, बड़ी संख्या में, तो इसके कौन सा होता है? या तो इसका टेट्रावैलेंस कारण होता है या फिर कैटेनेशन के कारण होता है। चतुसंयोजकता और श्रृंखला दोनों, यानी कि टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन के कारण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर इस ऑप्शन को, डी वाला ऑप्शन को, अगर ये नहीं होता तो डी हम लोग मारते। ठीक है, और अगर डी वाला ऑप्शन को एक में रख देता और ए का डी में कर देता तो सारा बच्चा इसको मार के आता कैटेनेशन, जबकि इसका टेट्रावैलेंसी भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीव का दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजन जिसमें समान अनुवांशिक पदार्थ होते हैं निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए अनुवांशिक पदार्थ समान होता है, भिन्न नहीं होता है। ठीक है,
तो इसको क्या बोला जाता है, और 2 में डिवाइड हो रहा है तो इसको बाइनरी फिजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, यानी कि यू बराबर, तो यहाँ पे पहले 0 हो जाएगा, गिराया जा रहा है, भूमि तक पहुँचने में लगा समय क्या होगा, यानी कि अच्छा यहाँ पे फिर दे रखा है एच बराबर हमको कितना दे रखा है 78.4 दे रखा है, टाइम हमसे पूछा गया है, ठीक है, और जी का भी मान हमको दे रखा है 9.8, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमको पूछा क्या गया, टाइम पूछा गया ना, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लगा देते हैं, ठीक है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू मेरा 0 है, प्रारंभिक वेग 0 था, ये पूरा कंडीशन 0 कर देगा, मेरे पास कितना बचेगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा, यानी कि हाफ गुने जी का मान कितना दे रखा है, जी का मान दे रखा है 9.8 और टी तो हमको निकालना है टी स्क्वायर, इसको अगर इससे काट देंगे तो 2 चौका 8 और 16 2 18, माफ कीजिए 2 18, ठीक है, 4.9 हो जाएगा। अब h का मान भी हमको दे रखा है 78.8, अगर हम t को यहीं पे रखते हैं, h को इधर ले जाते हैं, यानी कि 78.4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना 4.9, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 78.4 डिवाइडेड बाय 4.9 था इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ये आ गया। ये इससे इसको हटा दो, इसको काटा पीटी कर लो, और जब आप काट पीट करिएगा इसको तो 7 से काटेंगे 7 से 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूगुनी 14, इतना आ गया। अब इसको देखो तो 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचा, 7 छक 42, 16, यानी कि 4 4 16, इसका कितना आंसर आ जाएगा 4 सेकंड, ठीक है, क्यों, क्योंकि टी का स्क्वायर था, हम रूट करेंगे तो 16 का हो जाएगा 4, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ देख लेने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को जो है ना कन्वर्स करके एक बिंदु पे ले आता है, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जैसे कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग जो कागज रख देते थे और सूर्य के यहाँ पे रखते थे तो कागज जल जाता था, क्यों, क्योंकि लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर दे रहा है, ठीक है, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है कि वो लाइट को फैला देता है, ठीक है, फैला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एग्जांपल कुछ देख लो, जैसे कि अब हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह पे यूज करते हैं, लेंस बोलो या फिर दोनों का एक ही रहता है, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम होता है, सेम कंडीशन होता है, दोनों को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। तो हम नहीं देखते कि दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे उत्तल दर्पण का अगर हम लोग कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, हम लोग लाइट को फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि जो हेडलाइट होता है गाड़ियों का, माफ कीजिएगा, जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट में हम लोग क्या करते हैं, घरों का बल्ब हो गया, स्ट्रीट लाइट होता है, इसमें क्या लगा रहा था, या तो उत्तल लेंस तो लगता नहीं, उसमें दर्पण लगता है, तो उसमें लगता है क्या उत्तल दर्पण लगेगा और अवतल लेंस लगता है, ठीक है, जो फैलाने का काम करते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग करता है। और कन्वर्जिंग कौन करता है, उत्तल लेंस करता है या फिर अवतल दर्पण करता है, ठीक है, जैसे टॉर्च हो गया, जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो गया, ठीक है, ये लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे बढ़ाने से प्रसारण यानी कि डिफ्यूजन की दर बढ़ती है, डिफ्यूजन की दर बढ़ती है, ठीक है, वाष्पीकरण में वृद्धि, अगर वाष्पीकरण में वृद्धि कर देंगे तो क्या डिफ्यूजन की दर बढ़ेगा, नहीं, कणों के बीच अंतः आणविक दूरी में कमी कर देने से, ना तो दूरी में वृद्धि या फिर कमी करने से नहीं बढ़ता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि गतिज ऊर्जा में, देखो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा था ना, सिंपल ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन को घुमाया गया है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि जब हम लोग हीट देते हैं तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होता है उसमें वृद्धि होता है हीट देने से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब इसको देख लो कंडीशन, इसीलिए हम लिखवा दिए हैं ताकि इसको आप लोग सब कर लो, क्योंकि जो ऑप्शन दिया था वो सिंपल नहीं था। पहला देखो, तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो कणों के बीच में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, और ये आपका ऑप्शन में भी दिया गया था कि तापमान में वृद्धि नहीं दे दिया था, उल्टा दे दिया था कि कणों के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब जो आपका ऑप्शन में था। नेक्स्ट देखिए, सांद्रता प्रवणता में वृद्धि, अगर सांद्रता वाले कंसंट्रेशन प्रवणता में वृद्धि, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सतह क्षेत्र सरफेस एरिया में वृद्धि, अगर सरफेस एरिया में वृद्धि हम लोग करते थे तो बड़ा सतह क्षेत्र अधिक अणुओं को गुजारता है, यानी कि डिफ्यूजन की दर यहाँ पे बढ़ जाता है। कणों का आकार, साइज ऑफ द पार्टिकल, छोटे कण तेजी से विचरण करते हैं, जो छोटा कण होता है वो तेजी से विचरण करता है, और विचरण गुणांक में वृद्धि करने से भी डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। तो ये सब आप लोग याद रख लेना एक एक करके। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में क्या समानता होती है। अब जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या समानता होती है, देख लो, अब दोनों को अभिक्रिया ही करवा दे रहे हैं डायरेक्टली। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसका बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समान रहता है। नेक्स्ट है वंशागति के बारे में मेंडल का कौन सा निष्कर्ष सही है।
मेंडल ने जो अपना दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट मेंडल्स कंक्लूजन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल में जो कंक्लूजन दिया था अपना इनहेरिटेंस के बारे में, कौन सा निष्कर्ष सही है बताना था। ठीक है, प्रत्येक गुण दो कारकों पर नियंत्रित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक गुण दो कारकों पर नियंत्रित करता है। अब इसको जरा समझिए। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, डेटा को रखने के लिए एक नाम दिया टी, कैपिटल टी, और एक नाम दे दिया स्मॉल टी। इसको डोमिनेंट नाम दिया गया, इसको रिसेसिव नाम दिया। ठीक है, ये लंबा पौधा होता था, ये छोटा या फिर बोना पौधा होता था। ठीक है, या फिर जो बड़ा यार कि जो साइज में बढ़िया रहता था उसको टी नाम दिया, और जो छोटा रहता था या खराब रहता था उसको टी, स्मॉल टी नाम दे दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, दोनों को क्रॉस करवाया। जब दोनों को क्रॉस करवाएगा, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट। जब पहला क्रॉसिंग, जब फर्स्ट टाइम जब इसको क्रॉस करवाया डोमिनेंट, तो इसको बोला जाता था लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट जब हुआ तो टी और टी बना, ये बना। ठीक है, ये बना तो देखा कि सारा जो भी पौधा था सब लंबा लंबा बना। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर का था। ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा दिया तो इसका गुण था लंबा, तो सारा पौधा लंबा हो गया। लेकिन जब मेंडल ने सोचा कि हम तो दोनों ही छोटा मतलब बोना पौधा भी दिए हैं और एक लंबा पौधा के साथ क्रॉस करवाया, तो बोना पौधा गया कहाँ? फिर इसने दोबारा क्रॉस करवाया, जिसको बोला जाता था लॉ ऑफ सेपरेशन। फिर दोबारा इसने क्रॉस करवाया तो मेरे पास ऑलरेडी टी और टी आया था। फिर अब इस पर जो फिर से दूसरा एक टी को क्रॉस करवाया तो क्या बना, ये टी इसके साथ मिला, ये टी इसके साथ मिला, ये टी, फिर ये टी, ये वाला छोटा वाला टी इस टी के साथ मिला, ये इसका छोटा वाला टी इस टी के साथ मिला, तो क्या क्या बना, ये टी बन गया। अब जब ये टी इसके साथ मिला तो कैपिटल टी बन गया, ये टी इसके साथ मिला तो टी बन गया, और जब फिर ये टी और जब स्मॉल टी के साथ मिला तो एक टी, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बन गया। ठीक है, यानी कि 4 ऐसा बन गया। तो इसने देखा कि बड़ा पौधा भी बना, ये भी बड़ा पौधा बना, और छोटा पौधा भी बना। यानी कि लॉ ऑफ सेपरेशन से पता चल गया कि छोटा पौधा बड़ा पौधा। और इस किसके कारण बना, ये बना प्रत्येक गुणों के दो कारकों, यानी कि स्मॉल टी जिसको हम लोग डोमिनेंट बोला, और एक स्मॉल टी जिसको हम लोग रिसेसिव बोला। ठीक है, ये दोनों के कारण हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का। यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। यदि पानी को एक खुले पात्र में रखा जाए तो कुछ घंटे बाद उसमें भार में कमी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण जल के कण जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? अल्ट्रासाउंड को धातुओं के दरार पता करने के लिए हम लोग करते हैं, वस्तुओं की सफाई करने के लिए, चिकित्सा में इमेजिंग के लिए किया जाता है, जो पेट का अल्ट्रासाउंड करता है, लेकिन श्रवण के लिए नहीं किया जाता। श्रवण के लिए तो ऑडिबल साउंड चाहिए, ना कि अल्ट्रासाउंड चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का संचारण, माफ कीजिएगा, धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जो होता है, मेटल कोरोजन जो होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल देता है। रंग से इसका क्या लेना था? धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर होता है उसके साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में ये परिवर्तित हो जाता है। इसका बी नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, अब देखिए इसका थर्ड शिफ्ट का यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू हो गया। चलिए थर्ड शिफ्ट में 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्यों? ये न्यूटन का तीसरा नियम है, गोली आगे की ओर बढ़ेगा तो बंदूक पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, कि बंदूक का जो प्रतिक्षेप यानी कि रिकॉल पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य करता है, जिस कारण से गोली आगे की ओर भागता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, काफी समय हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह सबसे अच्छा दर्शाता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है? द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और यहाँ पे जब आप पढ़ोगे चारों में, तो यहाँ पे देखना चौथा नंबर में ऑप्शन में क्या दिया है, पानी के पात्र का आकार, पानी अपने पात्र का आकार ले लेता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। ठीक है, जिस आकार में रखोगे, बोतल में रखोगे बोतल का हो जाएगा, थाली में रखोगे थाली का आकार का हो जाएगा, गिलास में रखोगे गिलास का हो जाएगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा जितना आपने रखा है, चेंज नहीं होगा उसका वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस्पात और लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए जस्ता का कोडिंग किया जाता है, उसमें लेयर चढ़ाया जाता है, और इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है? हम बताए थे संतृप्त वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त होता है। और इसको याद रखने का तरीका भी हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसमें ANE लास्ट में आएगा, और डबल बॉन्ड हो जिसमें होगा उसमें ENE होगा, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा उसमें YNE होगा। अब पढ़ के देखो, प्रोपीन ENE, प्रोपीन डबल बॉन्ड में आएगा, प्रोपीन 2 ब्रोमो प्रोपीन, लास्ट वाला खाली पढ़ो ना, प्रोपीन इसमें भी आ रहा है, इसमें प्रोपीन, इसमें भी डबल बॉन्ड ENE, प्रोपीन ENE, यहाँ प्रोपाइन YNE, देख लो प्रोपाइन YNE ट्रिपल बॉन्ड में आ जा रहा है।
ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन ANE प्रोपेन, यहाँ पे देखो लास्ट में ANE भी लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, एक नंबर का आपको डी। देखिए थोड़ा अगर चालाकी से अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगा कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन में तुरंत देखते हैं आप लोगों को ना, फिगर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं था। देखो पढ़ो कि लास्ट में क्या आएगा, टिक करके निकल जाते आगे, समय भी बचता आप लोग का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, सीधी श्रृंखला वाले, जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो सीधी श्रृंखला कभी नहीं बनाएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 2 मिथिल प्रोपाइन हो गया, तो इसमें 2 जहाँ लगता है उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ा जाता है। आइसोब्यूटेन, इसमें बीच में जो है ब्यूटेन के लिए आइसो यहाँ पे जोड़ा जाता है, इसलिए आइसोब्यूटेन कहा जाता है इसको, ठीक है। एक कार्बन इधर आ जाता है, आइसोब्यूटेन इसको इस तरह से 3 कार्बन होता है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ बीच में आ जाएगा, ब्यूटेन में 4 होता है तो एक कार्बन बीच में रख दिया जाता है, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे बीच में आ जाता है, तो यहाँ पे भी एक ब्रांच बना दिया, सीधा चेन नहीं होता है, ठीक है। ब्यूटेन जो होता है मिथ इथ प्रोप और एक ब्यूट, ये हो गया ब्यूटेन, ये 4 कार्बन सीधे चेन में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ब्यूटेन। विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच संबंध क्या है, तो विद्युत ऊर्जा यानी कि एनर्जी बराबर क्या होता है, शक्ति और समय के बीच में बोला गया, तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो आप देख लो क्वेश्चन में ऊर्जा बराबर समय इंटू शक्ति, ऊर्जा बराबर समय, सी नंबर का, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, अरे यार कहाँ चला गया, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा होता है जो एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इंटू टाइम के बराबर में होता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसी कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा समय निकल गया, ठीक है। ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो भी बना देंगे तो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा देखने में। जब हम मेज पर हल्के से प्रहार करते हैं तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है, क्यों, क्यों होता है उत्पन्न ध्वनि, क्योंकि जो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो धीमी हो जाता है, एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन स्मॉल होता है, ठीक है, कंपन या आयाम जो होता है वो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, HIV संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। HIV संचरण के बारे में कौन सा, HIV एरोजोल होता है, HIV यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है, बिल्कुल सही है, HIV यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है, ठीक है, मच्छर काटने से नहीं, सामान्य संपर्क में आने से भी नहीं फैलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर जाती है, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु क्यों नहीं गुजर पाता है, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होता है वो सेमी परमेबल होता है, उसको पता है कि किसको हमको ले जाना है, पार करने देना है, किसको नहीं करना है, वो एकदम छोटे छोटे जो होता है अणु उसको सिर्फ पार करता है, बाकी बड़े को रोक देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये छोटे अणुओं के विशेष इसका झिल्ली चयनात्मक होता है, ठीक है, सिलेक्टिबल होता है, जिस कारण से छोटे सिर्फ पास होता है, बड़ा रुक जाता है। एक कार स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, यानी कि यू बराबर यहाँ पे 0 हो गया, और 5 सेकंड टाइम बराबर दे रखा, 5 सेकंड में और इतना के समान सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की समान त्वरण के साथ गति करता है, यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, तो हम लोग को अभी बताया थे फॉर्मूला, अंतिम वेग बराबर होता है u प्लस AT, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर से गिराया नहीं गया तो इसलिए सीधा सीधा a हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन u का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 दे रखा है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, a कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, 5 दूनी 10, इसमें पेंसिल कलम और पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं था, सीधा सीधा 10 मीटर पर सेकंड करके निकल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है, किस पोषक तत्वों में, तो हम बताए थे इस तरह करके एक पिरामिड बना के, जो सबसे नीचे होता है ये होता है प्राइमरी उपभोक्ता जो होता है, ये होता है उपभोक्ता, प्राइमरी नहीं, ये तो उपभोक्ता, जो कि पेड़ पौधे हो गया, जो हरे घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये जो उत्पादक होते हैं, जो खुद अपने भोजन बनाते हैं। उसके बाद होता है प्रारंभिक कंज्यूमर, यानी कि जो शाकाहार होते हैं, उसके बाद होता है मांसाहार, ठीक है, जो शाकाहार को खाता है, उसके बाद होता है सुपर मांसाहार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबको मांसाहार शाकाहार सबको खा लेता है, ठीक है, ये मांसाहार को भी खाता है, जिसमें गिद्ध हो गया, चिल हो गया, ये सब, ठीक है, रखा जाता है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, जो सुपर होगा, एकदम सुपर से ऊपर होता है, ऊपर होगा यानी कि सुपर से ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाता है प्राथमिक भी नहीं, द्वितीयक भी नहीं, ये होता है कौन सा, तृतीयक होता है, तृतीयक उपभोक्ता होता है। एक्चुअली में इसको और इसको एक ही मान के किया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब आप इसको पढ़िएगा तो और भी कई सारे में तोड़ दिया गया है, तो इसको हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा वो आप लोग को समझ में शायद नहीं आया होगा, तृतीयक उपभोक्ता हम बोल दिया, यहाँ पे हम 4 बना दिए, ठीक है। एक मिनट फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, हमको डाउट है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। पहला था उत्पादक, ठीक है, दूसरा था प्रारंभिक कंज्यूमर, जिसको शाकाहारी आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं शाकाहारी, शाकाहारी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया मांसाहारी, मांस लिख दे रहे हैं आप लोग समझ लेना, शाकाहारी मांसाहारी, और यहाँ पे हो गया जो मांसाहारी को भी खा लेता है। तो उपभोक्ता कौन सा हो गया, तो देखिए ये तो बनाया, ये तो उत्पादक हो गया, ये इसको तो काउंट मत करो, तो ये हो गया प्रारंभिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता।
तो कौन होता है सबसे ऊपर में? तृतीयक उपभोक्ता। ये भी यहाँ पे लिखा गया तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 4 लिख दिए और यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता क्यों टिक करके चला गया, ठीक है। तो ये तृतीयक उपभोक्ता इसलिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच दूरी जो होता है ना वो है 40 सेंटीमीटर है, प्लस का 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल दर्पण दे रखा है। तो इसके जो है ना फोकल के बीच का दूरी पूछा गया, ध्रुव से फोकस के बीच का दूरी क्या होगा? तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देख लो, उत्तल दर्पण पूछा है। उत्तल दर्पण ऐसा होता है सिर्फ वस्तु इधर रहेगा, बाकी जो है ना इसका फोकस यहाँ पे रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा, ठीक है। यानी कि सब इसमें पॉजिटिव होगा और सिर्फ वस्तु का जो होगा वो सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही वाला कंडीशन अवतल दर्पण में क्या होगा? इधर अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु भी इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा और फोकस भी इधर होगा, ठीक है। सब इधर होता है, इसलिए सब इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव रोग यौन संबंधों के दौरान संचालित हो सकता है? तो कौन हो सकता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की विशेषता है? निम्नलिखित में से गैसों की विशेषता कौन सी है? निश्चित आकार गैसों की विशेषता है, ना निश्चित आकार होता है ना ही इसका निश्चित कोई वॉल्यूम होता है गैसों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का। ना तो आकार होता है, देखो ठोस में निश्चित आकार होता है और निश्चित वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? निश्चित वॉल्यूम तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। गैस में क्या होता है? ना तो निश्चित आकार होता है ना तो निश्चित वॉल्यूम होता है, ठीक है, गैस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा यहाँ पे लेंस पूछा गया, 2 कंडीशन होता है याद रख लेना। यहाँ पे लेंस का पूछा गया है तो हम लोग देखते हो लेंस में क्या होता है कि m बराबर होता है, लेंस में m बराबर होता है पॉजिटिव में v/u होता है। अगर यहाँ पे हम लोग दर्पण में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिरर में ले लेते हैं, मिरर में यानी कि दर्पण में, दर्पण कर दे रहे, दर्पण में क्या होगा कि m बराबर माइनस का v/u होता है, इसमें नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे दर्पण का पूछा गया था, m बराबर v/u हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर में अगर माइनस का v/u दे देगा ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, पहले देख लेना कि दर्पण है कि लेंस है। यहाँ पे देखो ये लिख दिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नोट, लेंस में लेंस के लिए आवर्धन धनात्मक होता है जबकि दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर जो होता है ना m ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा, m लेस देन 1 होगा प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, और m अगर इक्वल टू 1 होगा तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किसमें अम्लता सबसे अधिक होता है? विनेगर, वाटर, मिल्क और लेमन जूस। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेमन जूस में अम्लता सबसे ज़्यादा होता है, 3.4 के बराबर होता है इसका, ठीक है। विनेगर का 5 पॉइंट समथिंग अपना हिसाब से इसको बनाते हैं हम लोग विनेगर, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग के कुछ के बराबर होगा, ठीक है। m किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से h हाइट तक उठाया जाता है तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा किस रूप में होगा? तो mgh के रूप में होगा। किस रूप में होगा? mgh के रूप में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 5 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 वस्तुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो वर्क डन बराबर हम बताए थे कि वर्क डन बराबर क्या होता है? तो v इंटू क्यू होता है, यानी कि वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे वर्क डन हमसे कितना वर्क डन होगा? तो यहाँ पे आप लोग देगा चार्ज दे रखा है 5 कूलम का दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है 15 दे रखा है, 15 × 75 हो जाएगा। एकदम ये सब क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है तो आप लोग कोई दिक्कत मतलब कोई यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग बस मौखिक कर सके इसको आगे बढ़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में एटीपी उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पर्याप्त सतह होते हैं? पर्याप्त सतह किसमें होगा? एटीपी उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यही करता है एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 36 एटीपी 38 एटीपी 38 एटीपी बनता है, 36 एटीपी यूज करते हैं। 2 एटीपी क्या होता है? ये जो रिएक्शन होता है उसमें खत्म हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन घुमा के 38 मार्क क्या गया था, हम लोग का शरीर सिर्फ यूज करता बनता है 38, हम लोग और पूछा गया था हम लोग का शरीर कितना यूज करता है, हम लोग का शरीर यूज करता है 36 एटीपी को, ठीक है, जबकि बनता है 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विशेष होता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इस आधार पे भी क्या कर सकते हैं? इस आधार पे क्या कर सकते हैं? अगर आप इसको ऑप्शन में पढ़ोगे तो अगर लास्ट वाला ऑप्शन में देखोगे तो इस आधार पे यह अपना प्रोटीन स्वयं कुछ अपना प्रोटीन बना सकता है स्वयं खुद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के किनारे पर कली बनाकर अलैंगिक जनन करता है? कौन सा करता है? और ये होता है, आप लोग नाम सुनेंगे पत्थर चट्टा, ठीक है, पत्थर चट्टा का पौधा। और ये पत्थर चट्टा का पौधा किस में आता है? ब्रायोफाइट में के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रसारण सबसे तेजी से होता है, यानी कि डिफ्यूजन सबसे तेजी से किसमें होगा? द्रव में ठोस, गैस में गैस, सबसे ज्यादा होगा गैस में गैस, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। प्रसारण में तो फैलाव सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का तो होता ही नहीं, लिक्विड का थोड़ा होता है, गैस का सबसे ज्यादा होता है, गैस में गैस सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक फसल
एक फसल की तुलना में अंतर फसल यानी कि इंटरक्रॉपिंग कैसे लाभकारी होता है। देखिए एक फसल अगर हम एक जगह लगाते जाएंगे तो वो फसल अपना जो भी पौष्टिक है वो सब खींच लेगा, यानी कि उसके बाद वो फसल वो जो पौधा वहाँ पे मतलब ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाया जाता है, ठीक है। बीच में हम जो दलहन पौधों को लगाते हैं, ठीक है, मकई को हो गया तो दलहन पौधों के लगा दिए, क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया को मिट्टी में फैलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो पोषक तत्वों को कुशल उपयोग करता है और रोगों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी यानी कि चूना पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित किया जाता है तो ऑप्शन के रूप में देखिए, जब CaSO4 ठीक है, चलिए जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, हम कैल्शियम सल्फेट का ले रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का टॉइस, जब हम लोग इसको क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखिए आप लोग को कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे दे रखा है? CaOH CaCO4 नहीं, Ca कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन था क्या? हाँ ठीक है, तो आज का ये देखिए तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यानी कि हम लोग मिलके कितना कर लिए? 75 क्वेश्चन हम लोग कर लिए साइंस का, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब डेली इसका तीनों शिफ्ट का एक ही साथ हम करवा देंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।